हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में 1.2 के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। आज हम 1.2 के प्रश्नावली को देखते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब आप ये समझिए रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय मैंने बताया था कंसेप्ट में, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय का निरूपण दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे करली ब्रैकेट खाली लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें, जीरो लिख के ऐसे खींच दें, इसको फाई पढ़ते हैं, चाहे ऐसे कर दें चाहे ऐसे कर दें, दोनों रिक्त समुच्चयों का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। अब विषम संख्या क्या 2 से भाज्य हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती हैं। 2 से विषम संख्या तो कभी भाज्य नहीं होंगी। भाज्य नहीं होंगे तो कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। 2 से भाज्य नहीं होगा तो कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले हम ये समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या मैंने कंसेप्ट में बताया था, वह संख्या जो केवल खुद से या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से, क्योंकि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक, फिर कौन सा होगा? 3 होगा, 1 और 3, फिर 4 नहीं होगा, 5 होगा, 1 और 5, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इसी तरह डॉट डॉट आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब 3 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? विषम अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका मतलब कि सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में हमें एक तो अवयव मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इसका मतलब यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो क्या आंसर लिखेंगे? रिक्त समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटा है और साथ ही x 7 से बड़ा है। अच्छा, ऐसा कोई संख्या हो सकता है क्या जो 5 से बड़ा और 7 से छोटा, वही संख्या 5 से बड़ी हो लेकिन 7 से छोटी? यह तो संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है तो इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय है, इसलिए यह रिक्त को ऐसे दिखाते हैं, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब 4th पार्ट को देखते हैं, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में आए। ठीक है, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। अब देखिए समांतर रेखा, समांतर मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, मतलब कट ही नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हमें क्या 2 बिंदु मिलेंगे क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। समांतर रेखा में कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि उभयनिष्ठ बिंदु कब मिलेगा? जब ये 2 रेखा आपस में कट करें, तब ये उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट मिलेगा। इसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं या उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। तो जब 2 रेखा कट करेंगे एक दूसरे को तब उभयनिष्ठ मिलेगा। अगर समांतर होंगी तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये कैसा समुच्चय का उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। अब परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसे हम गिन सकें, और अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसे हम गिन ना सकें। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। ये मैंने कंसेप्ट वाली क्लास में बताया था, फाइनाइट सेट। अपरिमित को कहते हैं इनफाइनाइट मतलब जो अनंत हो, जिसे हम गिन ना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ रहा है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष के महीनों में, वर्ष में तो 12 ही महीने होंगे। ठीक है, तो ये कैसा समुच्चय का उदाहरण होगा? परिमित समुच्चय, क्योंकि 12 महीना है तो हम गिन सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं ना। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसे हम काउंट कर ले रहे हैं, गिन ले रहे हैं। जब गिन लेंगे तो कैसी संख्या कहलाएगी? मतलब कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। सेकेंड पार्ट को देखिए, लिखा है करली ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था एक बात कि कभी भी अवयव अगर करली ब्रैकेट में लिखे उसके आगे डॉट डॉट लग जाए तो ये किस समुच्चय का उदाहरण होता है? अपरिमित, क्योंकि डॉट लगने की वजह से हम उसे गिन नहीं सकते कि इसका अंतिम संख्या कौन सा होगा। तो
यह अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते। यह कैसा समुच्चय है? यह अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट 1 2 3 डॉट 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 99 डॉट डॉट 100। अब यहाँ देखिए लिमिट आ गया, मतलब ये 100 से ना आगे जा सकता है ना 100 से, मतलब नहीं 100 से आगे भी नहीं जा सकता है, ये 1 से पीछे भी नहीं जा सकता। इसका मतलब ये लिमिट है 100 तक। तो इसे हम क्या गिन सकते हैं क्या? हाँ, इसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जब हम गिन सकते हैं तो किस समुच्चय का उदाहरण होगा? परिमित समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। धन पूर्णांक मतलब जो पूर्णांक तो धन भी होते हैं, ऋण भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर भी होते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, INTEZER, इंटीजर। इसमें सभी संख्या आ जाती हैं, प्लस भी आ जाती है, माइनस भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है। 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े तो मतलब 100, 101, 102, 103, 104, 105, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। तो क्या इसका कोई लिमिट है? कोई अनंत अंत बिंदु है, लास्ट पॉइंट? नहीं। इसको हम तो क्या आप इसे गिन सकते हैं? नहीं, इसे आप गिन नहीं सकते क्योंकि इसका लास्ट बिंदु नहीं होने की वजह से इसका हम अंतिम संख्या नहीं बता सकते। तो जब हम इसे गिन नहीं सकते हैं तो ये किस समुच्चय के उदाहरण में जाएगा? यह अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब अभाज्य पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, ठीक है। अभाज्य पूर्णांक 2 से स्टार्ट होते हैं। हमको 99 से छोटा बताना है, तो 99 से छोटा कौन सा संख्या होगा? 97 होगा। क्यों? क्योंकि 98 तो 1 से 98 से और उसके अलावा भी कई संख्याओं से कट जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक? 97 तक। क्या यह इसे आप गिन सकते हैं? हाँ, इसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यह परिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। फिर से वही बात है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो सबसे पहले हम अक्ष को खींच लेते हैं। ये होता है एक्स, ये होता है वाई, एक्स डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष, ठीक है। अक्ष का कोई अंत बिंदु नहीं होता, अक्ष अनंत तक खींचे जा सकते हैं। यहाँ तक इसको बढ़ा के हम कहीं तक बढ़ा सकते हैं, चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, चाहे इसको भी बढ़ा सकते हैं, चाहे इसको भी बढ़ा सकते हैं। अब इस पे बोला एक्स अक्ष के समांतर, तो ऐसे समांतर रेखा खींचते चले जाएंगे। तो जब अक्ष का ही अंत बिंदु नहीं है तो क्या उस पर खींची हुई रेखा का अंत बिंदु होगा? इसका मतलब रेखा भी अनंत होंगी। इसका मतलब जब रेखा अनंत होंगी तो हम गिन नहीं सकते, तो किस समुच्चय के उदाहरण में आ जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अब हम देख लेते हैं इसको, नोट रीजन में क्या है। अपरिमित समुच्चय है क्योंकि यक्ष का कोई अंत नहीं होता, वह अनंत होते हैं, तो उस पर खींची हुई रेखा भी अनंत होगी। इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये अनंत तक खींचे जा सकते हैं, इसको बढ़ाया जा सकते हैं जहाँ तक बढ़ाना चाहें। तो इस पर जब रेखा खींचेंगे तो ये भी अनंत हो सकता, अनंत होगा ही अनंत। क्यों? क्योंकि अक्ष अनंत है, इसलिए रेखा भी अनंत है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये कैसा समुच्चय? ये तो परिमित समुच्चय है। तो क्लियर समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो इसको तो हम गिन सकते हैं, इसका तो अंत बिंदु जेड है ना, पता है, तो इसको हम गिन सकते हैं। जब जिसे हम गिन सकते हैं वो किस समुच्चय में आता है? वो परिमित समुच्चय में आता है। तो सेकेंड भी परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। थर्ड देखते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें हम 5 का गुणा करते हैं, जैसे 5 गुणे 1 5 आ गया, 5 गुणे 2 10 आ गया, 5 गुणे 3 15 आ गया, 5 गुणे 4 20 आ गया। इसका मतलब ये 5 जो है ये अनंत है, ये भी संख्या अनंत तक जा सकती है, ये भी अनंत तक आएगा। इसका मतलब 5 है, 10 है, 15 है, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, ठीक है। जब अनंत तक जाएंगे तो उसे हम गिन नहीं सकते, तो किस समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा।
फोर्थ पार्ट को देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय यह आपका परिमित समुच्चय में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनकी संख्या कितनी भी हो, एक लिमिटेड ही होगी ना। कोई चीज़ अगर लिमिटेड है तो उसे आप काउंट कर सकते हैं, चाहे वो लाखों हो चाहे करोड़ों हो। ठीक है, तो किस में आएगा? परिमित समुच्चय में। रीजन भी देख लेते हैं हम, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम लिमिटेड मान सकते हैं, इसके कारण यह परिमित समुच्चय है। ठीक है, जैसे कितने लोग रहते हैं तो 125 करोड़, 130 करोड़, 180 करोड़ आप बता रहे हैं ना, सबको गिन तो रहे नहीं है, लेकिन एक आइडिया बता रहे हैं 125 करोड़, 150 करोड़, 180 करोड़, तो वो लिमिटेड हो जाएगा ना, मतलब वो उसको हम गिन सकते हैं। जब कोई चीज़ लिमिटेड के रूप में आ जाती है तो किस में आ जाती है? वो परिमित समुच्चय में आ जाता है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? ये भी अनंत है, क्योंकि अक्ष अनंत है तो इस पे बिंदु, रेखा ये सब अनंत होंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b अथवा नहीं है। मतलब आपको दो समुच्चय दिए, इसमें बताना है a और b समुच्चय आपस में बराबर हैं या a और b आपस में बराबर नहीं है, ये आपको बताना है। एक समुच्चय a दिया है a b c d, एक समुच्चय b दिया है d c b a। ठीक है, आपको बताना है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि दो समुच्चय तभी बराबर होंगे जब वो संख्याओं में भी समान हो और अवयव में भी समान हो। जो अवयव में होना चाहिए वही अवयव बी में होना चाहिए। अब आगे पीछे लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुच्चय में रिपीटेशन अलाउड नहीं है और क्या नहीं अलाउड है, पुनरावृत्ति अलाउड नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, उसमें सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते। नहीं करें तो कोई बात नहीं। जैसे एक समुच्चय ए दिया है ए बी सी डी, बी दिया है डी सी बी ए, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है? बराबर समुच्चय है। सेकेंड पार्ट को देखिए, ए बराबर 4 8 12 16, बी बराबर है 8 4 16 18। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? देखते हैं। 4 है 4 है, 8 है 8 है, 12 है 12 तो नहीं है, 16 है 16 है, इसका मतलब इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं कहलाएंगे। संख्या में तो बराबर हैं लेकिन अवयव में बराबर नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं, इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, इसको इक्वल टू, इसको इक्वल टू को कट कर देते थे, नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, ए बराबर 2 4 6 8 10, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स जो है वो 10 से छोटा और 10 के बराबर है। तो आपको बताना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन दिया है, ए एक समुच्चय है जो दिया है 2 4 6 8 और 10। ठीक, अब बी क्या बोला है? सम धन पूर्णांक, सम संख्या, वैसे संख्या जो 2 से कट जाए, मतलब 2 4 6 8 10, सम धन पूर्णांक हो, 10 हो और 10 से छोटी हो, मतलब स्टार्ट कहाँ से होंगी? 2 4 6 8 और 2 4 6 8। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी आपस में क्या है? बराबर है, तो ए इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स सम एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। ठीक है, एक समुच्चय ए है जो 10 का गुणज है, और बी समुच्चय आपको दिया है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक दिया है। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए आपको समुच्चय बनाना है, रोस्टर रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण में दिया है, रोस्टर में लिखना है। 10 का गुणज, 10 का गुणज का मतलब क्या हो गया? जिसमें 10 गुणा हो, 10 गुणे 1 बराबर 10, 10 गुणे 2 बराबर 20, 10 गुणे 3 बराबर 30, 10 गुणे 4 बराबर 40। ये 10 कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक। इसके अंदर जो एक समुच्चय हमको मिल रहा है 10 20 30 और 40 डॉट डॉट कहाँ तक? ये भी अनंत तक। अब बी दिया है, बी बराबर क्या दिया है? पहले से बी दिया है 10 15 20 25 और 30, ये भी डॉट डॉट कहाँ तक है? अनंत तक। अब आपको बताना है ए और बी आपस में बराबर है। देखिए 10 है 10 है,
20 है 20 है, 30 है 30 है, 40 है, आगे 40 इसमें देखा जाएगा आ जाएगा, लेकिन इसमें 15 आ गया तो 15 तो इसमें नहीं है, 25 आ गया तो 25 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब ये दोनों अवयव में बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, चूँकि ए और बी समुच्चय आपस में अवयव में बराबर नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे बी लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग में समान है? कारण सहित उत्तर बताइए। आपको दो समुच्चय दिए, बताना है दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक समुच्चय दिया है 2,3, ठीक है। बी एक द्विघात समीकरण दिया है, इसको हल कर लीजिए। x² + 5x + 6 = 0। द्विघात समीकरण हल करना आता है, इसको गुणा करने पे आना चाहिए, 5 जो है बीच का जोड़ने घटाने पे। तो वह संख्या जो गुणा करें तो 6 और जोड़े घटाएं तो 5, 2 + 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6 = 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए 4 हो गया तो कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन x, तो यहाँ x + 2, यहाँ +3, तो यहाँ x + 2 = 0, x + 2 x + 2 ये कॉमन निकल जाएगा। तो क्या अंदर बचेगा x + 3 = 0। एक बार x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2। एक बार x + 3 = 0 करेंगे तो x = -3। तो इसका मतलब हमें कौन कौन संख्या -2 -3 मिल रही है, तो यहाँ लिख देंगे b = -2 -3। तो क्या ये अभी आपस में बराबर है? कभी बराबर नहीं। यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +3 है, -3 है, लिखेंगे a नॉट इक्वल टू क्या b। ये भी आपका एक तरह से फेयर वर्क ही है, तो इसको आप साइड में ही करिएगा, ऐसा नहीं कि रब पे करिएगा, इसको आप साइड में करिएगा। तो a नॉट इक्वल टू b। तो कभी भी आपको द्विघात समीकरण दिया तो इसको हल कर लीजिए, हल करने के बाद उसके अवयव निकाल लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, तुलना हमेशा करना आसान तब होगा जब कोई समुच्चय निर्माण में जाए तो उसको आप रोस्टर में बदल लीजिए, तब चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया a = x सच दैट यह शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। b दिया है y सच दैट y शब्द उल्फ का एक अक्षर है। बताना है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हल कर लेंगे। a दिया है समुच्चय निर्माण, उसको रोस्टर में बदल लिए, तो a = फॉलो लिखा है तो FOL और W, दो बार तो कोई अवयव नहीं लिखेंगे। अब b बराबर क्या लिखेंगे WOL और F लिख देंगे। देखिए यहाँ F है, यहाँ भी F है, यहाँ W, यहाँ W, यहाँ L, यहाँ L, यहाँ O, यहाँ O। इसका क्या मतलब हुआ A = B, क्योंकि यह संख्या में भी समान है और अवयव में भी समान है, इसलिए A = B। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। नीचे कुछ समुच्चय दिए हैं आपको, उसमें समान समुच्चय बताना है, तो सबको पहले लिख लीजिए। a बराबर क्या लिखा है 2, 4, 8 और 12। b बराबर क्या लिखा है 1, 2, 3 और 4। c बराबर क्या लिखा है 4, 8, 12 और 14। ठीक है। और d बराबर क्या लिखा है 3, 1, 4 और 2। उसके बाद e बराबर क्या लिखा है -1, 1। f बराबर क्या लिखा है 0 और a लिखा है। ठीक है। g बराबर लिखा है 1 और -1 लिखा है। h बराबर लिखा है क्या 0, 1। अब आपको बताना है इन दोनों समुच्चयों में कौन समुच्चय आपस में बराबर है। तो ध्यान से देखिए a = 2, 4, 8, 12। और कहीं लिखा है क्या 2, 4, 8, 12? 2, 4, 8, 12, 14 है, नहीं बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ 14 है, यहाँ तो नहीं है।
3 3 1 4 2 1 2 3, इसका मतलब पहला वाला किसी के बराबर नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब नीचे आइए, बी 1 2 3 4, देखिए और कहीं 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, हाँ यहाँ है, ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से लिख देंगे कैलकुलेशन में क्या है, बी बराबर है किसके, डी के, एक मिल गया हमें। उसके बाद दिस इम्प्लाई सेकेंड देखते हैं। अच्छा, इसकी तुलना होगी सी 4 8 12 14, कहीं है नहीं, तो है ही नहीं। 3 1 4 2, 3 1 4 2, इससे मिला, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। और ई -1 1 है, -1 1 1 -1, हाँ ये भी बराबर है। ई बराबर क्या है जी, बाकी तो समुच्चय बराबर, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ ए है, तो बाकी इसमें कोई भी समुच्चय आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें दो ही ऐसे समुच्चय हैं जो आपस में बराबर हैं, बी और डी और ई और जी। तो कभी भी आपको अगर दो समुच्चयों को बराबर दिखाने आ जाए तो आप सबसे पहले उन्हें देखिए कि क्या वो संख्या में समान है कि नहीं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो संख्या में समान है, ठीक। संख्या में समान अगर मिल गया तो अब आप उनको चेक करेंगे क्या वो समुच्चय में समान है कि नहीं। समुच्चय आगे पीछे लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समुच्चय बराबर होने चाहिए, तब वो दो समुच्चय आपस में बराबर होंगे। इससे हम लोग का प्रश्नावली 1.2 क्या होती है, ख़त्म होती है। प्रश्नावली 1.2 ख़त्म होती है। इसके आगे हम लोग 1.3 को हल करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। आगे वाले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए। बाकी आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।